हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 10 गणित इसके लिए यूपी बोर्ड जो न्यू एनसीईआरटी है उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसका अध्याय 1 है वास्तविक संख्या, और ये जो है परिचय इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। इसमें जो है वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। उसके बाद विथ एग्जाम्पल के साथ करेंगे, और उसमें कुछ क्वेश्चंस और जो आपकी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम आगे जरूर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। और अभी आप कक्षा 10 की एक बेहतरीन मैथ की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल स्टडी एज, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैथ साइंस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, यह है हमारा कक्षा 10 गणित क्लास 10 मैथ, अध्याय 1 है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसे। तो बच्चों, वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। यानी मतलब ये हुआ कि जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या में परिमेय, कौन सी संख्या, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। तो परिमेय संख्या, अब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q की फॉर्म यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। जहां ये हमारा p और q ये क्या होता है, ये हमारा सअभाज्य पूर्णांक होते हैं, सअभाज्य पूर्णांक, और q जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। अब देखो, सअभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि पूर्णांक वो होता है कि जैसे देखो 0 को लेते हुए धनात्मक, जैसे 1 2 3 और -1 -2 -3 है ना। तो 0 को लेते हुए धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का ये जो समूह होता है इसको हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, तो ये सअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। सअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि जैसे देखो 3/2। अब इसमें हम देखें तो ये जो 3 है ये 1 के पहाड़े में आएगी और 3 के पहाड़े में आएगी। 2 जो है ये 1 के पहाड़े में आएगी और 2 के पहाड़े में, यानी कि ऐसी कोई इसमें संख्या नहीं है जैसे 3 में सिर्फ 3 के पहाड़े में आ सकती है, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में नहीं आ सकती। इसी तरीके से 2 जो है वो 1 के पहाड़े में आएगी और 2 के पहाड़े में आएगी, 3 के पहाड़े में नहीं आएगी। तो ऐसी 2 संख्याएं जो सिर्फ 1 के पहाड़े में आ सकती हैं और अपने पहाड़े में आ सकती हैं, उनको हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। या इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे देखो 3 और 2 है, तो जब हम 3 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2, और 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2, ये आएगा 1 और 3। तो अब इसमें देखो उभयनिष्ठ कौन है, 1 है। तो ऐसी 2 संख्याएं जिसमें का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है उसको हम कहते हैं सअभाज्य। और ये क्या है, पूर्णांक है, तो इसलिए इसको सअभाज्य पूर्णांक कहेंगे या सअभाज्य संख्या कहिए। तो इस तरीके से परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो p/q की फॉर्म में हो, जहां p/q क्या होनी चाहिए, सअभाज्य पूर्णांक, और q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये बनता है कि वास्तविक संख्याएं कैसी हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी दोनों हो सकती हैं। अब इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या रेखा है, इसको हम अपरिमित रूप से इधर और अपरिमित रूप से इधर बढ़ा सकते हैं। ये संख्या रेखा है ना, दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ाई जा सकती हैं, वो संख्या रेखा होती है। तो संख्या रेखा पर सबसे बीच में होता है हमारा 0, और इसके दाहिने साइड होती है धनात्मक संख्या, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी तरीके से इधर हो गई ऋण 1 ऋण 2 है ना, ऋण 3 और ऋण 4। इस तरीके से अब जरूरत के मुताबिक हम इसे आगे दाहिने साइड और बाएं साइड बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं जो इस संख्या रेखा पर निरूपित की गई हैं, लोकेटेड हैं, वो कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही इतनी ही वास्तविक संख्या होती हैं, तो आंसर होगा नहीं। कुछ हमारी परिमेय संख्या जैसे बट्टे वाली 1/2 है ना, 3/2 है। ठीक है, इस तरीके से देखो जैसे 5/3 है, ये भी इन संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं जरूर होंगे। जैसे 1/2, जैसे ये 0 और 1 के बीच में यहाँ पर कहीं हो सकती है 1/2।
है ना। इस तरीके से 2/3 है, तो ये जैसे 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कहीं हो सकती है 3/2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यानी कि इस परमेय संख्याएं भी कहाँ पर आ रही हैं, इस संख्या रेखा पर। तो इन सबको मिलाकर के क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो ये भी जाने कि दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। 0 और 2 1 के बीच में अनेक परमेय संख्याएं होंगी, 1 और 2 के बीच में अनेक परमेय संख्याएं होंगी, वो सब की सब कहाँ पाई जाएंगी, इस संख्या रेखा पर पाई जाएंगी। और इसके अलावा अब दूसरी बात आती है कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि ऐसी संख्या जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकाल सकते हैं, यानी कि जो पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, √3 है, इस तरीके से √5 है ना, √7 है, ये है, जैसे एक पाई आ गया था, पाई, ये सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब ये भी तो कहीं पर होंगी, जैसे √2 ये कहाँ आ सकती है, 1 और 2 के बीच में कहीं पर हो सकती है, इस तरीके से √2, 1 और 3 के बीच में कहीं पर यहाँ हो सकती है √3, है ना। तो इस तरीके से ये सारी संख्याएं जो इस संख्या रेखा पर निरूपित की गई हैं, ये सब का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो 1 2 3 4 है, इस तरीके से हमने देखा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 5 है, इस तरीके से चलती हैं। तो जो संख्या 1 से शुरू होती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक। और अगर 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है, इसको भी तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो ये सब जो है ये कंडीशन फुलफिल करती है किसकी, परमेय संख्या की, है ना। यहाँ पर 2/1 में क्या है, 2 और 1 क्या है, ये सअभाज्य पूर्णांक है, और q जो है ये 0 से बड़ा है। 0/1 में क्या है, ये पूर्णांक है ना, सअभाज्य पूर्णांक है, और 1 जो है ये क्या है, ये 0 से बड़ा है। तो इसलिए ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, ये परमेय संख्याएं होंगी। ये सारी संख्या भी क्या होती हैं, परमेय संख्या होती है। तो 0 1 2 3 4 या -1 -2 -4 इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये सारी की सारी क्या होंगी, परमेय संख्या। और यहीं पर हम देखते हैं कि √3 है, √2 है, √5 है, ये भी संख्या पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। इसलिए ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या। तो संख्या रेखा पर परमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, क्योंकि परमेय और अपरिमेय संख्या मिल करके ही क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या बनाती हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट वास्तविक संख्या का। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस देखो, अगला हमारा टॉपिक है अंगणित का आधारभूत प्रमेय। तो अंगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हमारी क्या है, अंगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब यहाँ पर दो वर्ड आया है, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, आप जानते होंगे कि भाज्य संख्या कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड है ना, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और अपनी संख्या के अलावा दूसरी संख्या के पहाड़ों में आती है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखो 8 है, तो 1 8 8, 2 चौक 8, 2 के पहाड़े में आएगी, 4 गुना 8 4 के पहाड़े में आएगी, और 8 एक 9 8 के भी पहाड़े में आएगी। तो इस तरीके से 1 और 8 के अलावा भी 2 और 4 के पहाड़े में आ रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। या इसको इससे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। इस तरीके से देखो, जैसे 12, तो 1 के पहाड़े में आएगी, 2 के पहाड़े में भी आएगी, 3 चौक 12 3 के पहाड़े में भी आएगी, और 6 दूनी 12 6 के भी पहाड़े में आएगी, और 12 के 12 के पहाड़े में आएगी। तो 1 और 12 यानी कि 1 और अपनी संख्या के अलावा भी 3 संख्या के पहाड़े में आ रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अब दूसरी होती है अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 और अपनी संख्या के पहाड़े में आएगी। जैसे 5 है, तो 1 और के पहाड़े में आएगी और 5 के पहाड़े में आएगी, इसलिए यह कहलाएगी अभाज्य संख्या। जैसे देखो 7 है, तो ये किस में आएगी, 1 के पहाड़े में आएगी और 7 के पहाड़े में आएगी, इसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे देखो 2 है, तो किस में आएगी, 1 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में। 3 है, तो किस में आएगी, 1 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में। 17 है, तो इसमें क्या था, 1 के पहाड़े में आएगी, 1 17 17 17 1 17 है ना। तो इस तरीके से ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। तो अंगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं
उसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो दो संख्या दी गई है, 66 है और 120। तो चलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 66। 66 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसे हम काटते हैं तो 3 बार जाएगी, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। अब 33 ये हमारा 2 से तो नहीं कटेगा, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होती है 3। 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 11 खुद एक अभाज्य संख्या तो एक बार जाएगी, 11 एकन्नम 11। तो इस तरीके से 66 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणे 3 गुणे 11। अब यहाँ पर दूसरा संख्या है 120। 120 का निकालते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से तो 6 बार जाएगी, 2 6 12, 0 यहाँ आ जाएगा। फिर ये देखो 2 से जाएगी तो 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। फिर आगे भी ये 2 से जाएगी कि 2 एकन्नम 2, 3 में से 2 निकाला, 1 बचा, 0 उतार लेंगे, 10 हो जाएगा, 2 बच्चे 10। अब देखो 15 जो है ये 2 के पहाड़े में तो नहीं आएगी, लेकिन 3 के पहाड़े में आएगी। तो 3 से हम काटते हैं, 3 बच्चे 15 और 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 एकन्नम 5 एक बार जाएगी। तो इस तरीके से 120 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है 3 गुणे 5। तो इस तरीके से किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तरीका ये है, मैंने आपको बता दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है कि एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो अब यहाँ पर देखिए किसका एचसीएफ निकालना है 66 120 का, एलसीएम भी निकालना है 66 120 का। तो अभी हमने 66 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाला था क्या आया था 2 गुणे 3 गुणे 11। इसी तरीके से हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 गुणे 3 गुणे 11 है ना। अब 120 का भी हमने निकाला है तो 120 का कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 है ना। पीछे देख लेते हैं, सही है, कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किसका हमें निकालना है 66 और 120 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ कौन है, देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है ना। ये दोनों में तो एक हम ले लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ये भी उभयनिष्ठ है तो इसको हम ले लेते हैं। दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6। तो 66 और 120 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है 66 और 120 का। तो अब देखो एलसीएम सबसे छोटी संख्या हम लेते हैं 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो यहाँ कितनी बार है 3 बार और यहाँ कितनी बार है 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार जहाँ है उसको हम ले लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 एलसीएम में यही करते हैं है ना, जो सबसे ज्यादा मर्तबा जहाँ होगी उसको ले लें। अब यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पे भी 3 है, दोनों में एक ही मर्तबा है तो कोई एक ले लेते हैं, गुणे 3 कर लेंगे। अब जो बचा हुआ है जैसे 5 यहाँ है यहाँ नहीं है तो इसको हम ले लेते हैं। 11 यहाँ पे है यहाँ नहीं है तो इसको भी हम ले लेंगे, जो बचा है उसको ले लेते हैं। अब सबका क्या करते हैं गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 120 और गुणे 11। 120 का हम 11 में गुणा कर देते हैं। तो देखो 12 एकन्नम 12 के 2 हाथ आए, 12 एकन्नम 12 1 13, कितना आया 132। ये 0 इधर आ जाएगा तो कितना आ गया 1320। ये क्या आ जाता है हमारा एलसीएम और 6 ये क्या आ जाता है एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में कि एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध, ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस संबंध क्या होता है, ये संबंध के लिए देखिए फार्मूला है हमारा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या इस तरीके से भी लिखा होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ये भी होता है। इस तरीके से भी फार्मूले लिखे होते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल है ना, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 2 फार्मूले, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब कि 2 संख्याओं का गुणनफल इस तरीके से होगा चाहे इस तरीके से होगा। तो यही संबंध होता है किसमें एलसीएफ और एचसीएफ में। अब चलो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखो हमारी पहली संख्या कितनी है 66, दूसरी संख्या कितनी है 120। एचसीएफ दिया गया 6 और हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो
तो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कि LCM गुणे HCF। HCF कितना दिया गया है, HCF की जगह हम रख देते हैं 6। अब पहली संख्या हमारी कितनी है 66 और दूसरी संख्या कितनी है 120, ऐसा रख दिया। अब हम निकाल लेते हैं LCM, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना है 66 गुणा 120। अब यहाँ पे देखो 6 का गुणा है, इधर लाएंगे 6 से हम भाग दे देंगे। अब यहाँ से जब हम काटेंगे तो 6 का 6 का 6 यानी कितनी मरतबा गया 11 मरतबा। तो LCM जो हमारा हो जाएगा कितना आ जाएगा 11 गुणे 120। अब दोनों का हम गुणा कर दें तो 12 का 12 के 2, 12 का 12 13 कितना है 132, ये 0 यहाँ जाएगा। तो LCM इस तरीके से कितना आ गया 1320। अभी हमने पीछे निकाला है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना आया है 1320, ठीक है। तो इस तरीके के इस फार्मूले से संबंधित जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ। इसी तरीके से सिद्ध कीजिए कि √3 है, √5 है, √7 है या 3√2 है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसे हमें सिद्ध करना होता है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया है कि हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा हम मान लेते हैं यहाँ पर कि √2 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चा, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो जब हमने √2 को परिमेय संख्या मान लिया तो ये √2 जो है ये हमारा होना चाहिए किसके बराबर, P/Q के बराबर हो। जहां यहाँ पे हम लिख देंगे कि जहां P और Q ये क्या है, ये सह-अभाज्य। क्या है, ये सह-अभाज्य है और Q जो है ये ≠0, ये हमने मान लिया। तो सह-अभाज्य है यानी कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1 है, यानी कि दोनों संख्याएं सिर्फ 1 के पहाड़े में आएंगी। अब आगे हम क्या करेंगे कि देखो अब इस Q को हम इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा कि हमारा √2Q बराबर किसके हो गया, P के, है ना। अब यहाँ पर रूट हमें उठाना है तो हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे जब हम इसका वर्ग करेंगे तो √2Q का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा P का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2Q² और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये P², ठीक है। ये हमारा बन जाता है समीकरण। अब √2 में कैसे बदल गया, तो देखो बेटा जब √2 का हम स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से ये रूट में 2 बार 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ा बन जाता है तो 1 2 हम ले लेते हैं, या स्क्वायर से रूट जो है हमारा कैंसिल हो जाता है तो आ जाता है 2। तो इस तरीके से यहाँ √2Q का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2Q²। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे देखो, अब इस समीकरण 1 से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा P² है ये 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि देखिए P² का गुणनखंड क्या है 2 है और Q² है। तो जिस संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो उस संख्या को विभाजित करते हैं। जैसे देखो, जैसे ये 8 है तो इसका गुणनखंड क्या था, 1 है, 2 है, 4 और 8। तो इसका मतलब है कि ये 8 जो है वो 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, 4 से भी विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी। यानी कि किसी भी भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड, वो उस संख्या को विभाजित करते हैं। यहाँ पर देखो P² है तो इस P² का गुणन क्या है, गुणनखंड है 2 है और Q² है। तो ये 2 जो है ये P² को क्या करेगा, विभाजित करता है। तो जब 2 P² को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ समीकरण 1 से जो निष्कर्ष निकल के आता है, तो समीकरण 1 से हमारा यह निष्कर्ष निकला कि 2 जो है वो P² को विभाजित करता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। अब इस तरीके से अब आगे देखें, आगे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना P बराबर 2C, ये हम मान लेते हैं, जहां C कोई एक क्या है, पूर्णांक है। अब इस 2C को हम यहाँ पर रख देते हैं P की जगह समीकरण 1 में। तो ये हमारा हो जाएगा कि 2Q² बराबर कितना हो गया, 2C का होल स्क्वायर।
तो 2q² बराबर कितना हो गया कि 2 दूना के 4 और c²। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, तो हमारे पास आ जाएगा कि q² बराबर कितना हो गया 2c²। ये हमारा बन जाता है समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष निकलता है। अब यहाँ पे q² का गुणनखंड क्या है 2 है और c² है, इसका मतलब ये 2 जो है ये q² को क्या करेगा विभाजित करेगा। जब 2 q² को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर देखो समीकरण 2 से, ये हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 से ये निष्कर्ष निकला कि 2 जो है वो q² को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। तो इस तरीके से हमने समीकरण 1 और 2 से, अब दोनों से समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं कि ये जो 2 है ये 2 जो है वो p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पहाड़े में p भी आएगा और 2 के पहाड़े में q भी आएगा। तो जब 2 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं यानी कि p और q, ये p और q दोनों आ रहे हैं, तो ये सभाज्य कहाँ रह गए। सभाज्य होने का मतलब ये है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए 1, जबकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, तो ये सभाज्य तो रह नहीं गए। तो यहाँ पर एक विरोधाभास पैदा होता है और ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, जो हमने मान लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसके कारण पैदा हुआ है। तो इसलिए हम कहेंगे कि √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन में लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से 2 जो है वो p और q दोनों को विभाजित करता है, यानी कि 1 और 2 से यही निष्कर्ष निकला कि 2 जो है वो p को विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। जब दोनों को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब 2 जो है उभयनिष्ठ है। जब 2 उभयनिष्ठ है तो हमारी p और q जो है ये सभाज्य नहीं रहेगी। सभाज्य नहीं रहेगी तो यहाँ पर एक विरोधाभास पैदा हुआ और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। किस कारण गलत कल्पना कि हमने जो मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या, उसके कारण पैदा हुआ। तो इसलिए हम कहेंगे कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को सिद्ध कर सकते हैं अपरिमेय। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया √2 का। इस तरीके से आपको एग्जाम में जो है √3 भी दिया जा सकता है कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 है, √5 है, √7 है, या कभी कभी आ जाता है कि 2√3 है ना, या 3√2 है। इनको सिद्ध करना होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि सारा मेथड आपको यही अप्लाई करना हो और किसी भी संख्या को आप सिद्ध कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो ये था बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का परिचय देखा है। यहाँ पर क्या देखा है हमने परिचय देखा है। अब इसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम जो NCERT है हमारी NCERT, उससे जो है हम संबंधित क्वेश्चन करेंगे उस एक्सरसाइज का। अगली प्रश्नावली जो हमारी होगी वो 1.1 है। तब तक के लिए बाय बाय और अपनी पढ़ाई में लग जाइए, पढ़ाई को करते रहिए। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।